बैक टू माय चैनल लीगल रीगल। आज का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ कॉपीराइट सब्जेक्ट सीरीज़ का अगला वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम कॉपीराइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे। मैं कंफ्यूजिंग तो नहीं कहूँगी, ना ही डिफ़िकल्ट कहूँगी, पर लेकिन थोड़ा लेंदी है और लोग यूजुअली इस टॉपिक में थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ आती हैं। तो हम इसको एक बहुत टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि इसके अंदर हम कौन से 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि कॉपीराइट के अंदर कौन से सब्जेक्ट मैटर्स आते हैं, ठीक है। फिर उन लोगों में क्या क्या राइट्स कन्फर होते हैं, क्या क्या राइट्स मिलते हैं हर टाइप के सब्जेक्ट मैटर में। फिर हर टाइप का सब्जेक्ट मैटर कितने टाइम पीरियड के लिए मिलता है और सारे टाइप के सब्जेक्ट मैटर्स का फर्स्ट ओनर कौन होता है। तो ये 4 टॉपिक्स हम इस पीपीटी के अंदर कवर करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि हमने पिछले वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ा था। हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि कॉपीराइट क्या होता है ना, और कॉपीराइट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ओरिजिनलिटी को बहुत डिटेल में पढ़ा था, उसके केस लॉस पढ़े थे। उसके अलावा हमने हमारा जो 1957 का एक्ट है वो पढ़ा था और उनके अंदर जो भी अमेंडमेंट्स हुए थे वो सब पढ़े थे। और जो राइट्स, मॉरल एंड इकोनॉमिक राइट्स एक कॉपीराइट होल्डर को मिलते हैं वो सब पढ़ा था। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं कि कॉपीराइट के सब्जेक्ट मैटर क्या क्या होता है, मतलब कॉपीराइट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये सेक्शन 13 के अंदर दिया हुआ है हमारे एक्ट के अंदर। तो सेक्शन 13 के अंदर क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले तो ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स, ड्रामेटिक वर्क्स, म्यूजिकल वर्क्स, आर्टिस्टिक वर्क्स, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स, ये 6 चीज़ें कॉपीराइट के सब्जेक्ट मैटर के अंदर आती हैं। जो हमने अभी 6 सब्जेक्ट मैटर पढ़े उनको डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। तो जो हमारा लिटरेरी वर्क है, पहला सब्जेक्ट मैटर, वो सेक्शन 2O में डिफाइंड है हमारे एक्ट के। तो इस एक्ट के अंदर वैसे तो लिटरेरी वर्क्स डायरेक्टली कहीं पे डिफाइंड नहीं है, पर लेकिन 1999 के अमेंडमेंट के बाद उसमें ये ज़रूर लिखा गया था कि लिटरेरी वर्क्स के अंदर कंप्यूटर डेटाबेसेस एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी आएंगे। तो मैंने स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, आप लोग देख सकते हो, जैसे कि डिसर्टेशन, क्वेश्चन पेपर्स, इंसाइक्लोपीडियाज, हेड नोट्स ऑफ लॉ रिपोर्ट। हेड नोट्स में आपको बता देती हूँ तरीके से पूरा का पूरा लॉ रिपोर्ट का एक कंसाइज वे होता है। जैसे हम लोग किसी बड़े से रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट देते हैं तो वो चीज़ एक तरीके से हेड नोट टाइप हो जाता है। ट्रांसलेशंस हो गई कि इसमें आपने लैंग्वेज ट्रांसलेशन किया हो, या एब्रिजमेंट्स हो गए। मैं एब्रिजमेंट का समझा देती हूँ क्या होता है। एब्रिजमेंट्स बेसिकली ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर किसी ऑलरेडी क्रिएटेड मटेरियल का हम एक प्रिसाइज फॉर्म में उसका एक समरी बनाते हैं, बेसिकली एक जिस्ट आगे प्रेजेंट करते हैं। तो एब्रिजमेंट्स भी लिटरेरी वर्क के अंदर कॉपीराइटेबल होते हैं क्योंकि इसमें ये माना जाता है कि एब्रिजमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा लेबर और बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, क्योंकि आप तभी किसी और ऑथर के इन काम को कंसाइज या प्रिसाइज फॉर्म में, जिस्ट फॉर्म में आगे प्रेजेंट कर सकते हो। तो दोनों ऑथर्स के अंदर, जो ओरिजिनल ऑथर है एंड जो ऑथर एब्रिजमेंट प्रेजेंट कर रहा होता है, दोनों ऑथर्स के अंदर कॉपीराइट क्रिएट होता है। अगला हो गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगला है ड्रामेटिक वर्क। ड्रामेटिक वर्क सेक्शन 2H के अंदर डिफाइंड है। इसकी डेफिनेशन थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो हम डेफिनेशन के अंदर ना घुसते हुए बस ये समझते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा प्ले जिसके अंदर ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें हम देख सकते हैं स्टेज पर होता हुआ, वो सब ड्रामेटिक वर्क के अंदर आता है। जिसके अंदर एक्टिंग हो रही है, जिसके अंदर साउंड्स हैं, एक कोरियोग्राफिक वर्क है, ये सब चीज़ें ड्रामेटिक वर्क के अंदर आती हैं। और इस ड्रामेटिक वर्क का जो मेन एसेंस है वो आता है एक स्टोरी से, एक नैरेटिव से। ड्रामेटिक वर्क्स के अंदर इसीलिए जो ऐसे डांस होते हैं या फिर कोई ऐसी परफॉर्मेंस होती है जिसमें कोई स्टोरी नहीं होती, वो सब ड्रामेटिक वर्क्स के अंदर नहीं आते हैं। ड्रामेटिक वर्क्स के अंदर एक स्टोरी, एक नैरेटिव होना बहुत ज़रूरी है। और जो एक अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्रामेटिक वर्क के लिए, वो ये भी है कि जो हमारा हमने जो नैरेटिव या स्टोरी बनाया है वो हमारे पास टैंजिबल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब केवल माइंड में नहीं होना चाहिए, हमारे पास ऑन पेपर रिटन होना चाहिए वो चीज़, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिनेमाटोग्राफिक जो फिल्म्स होती हैं वो ड्रामेटिक वर्क के अंदर नहीं आती। सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स एक अलग सब्जेक्ट मैटर है। तो हमारा अगला सब्जेक्ट मैटर है आर्टिस्टिक वर्क। ये सेक्शन 2C के अंदर दिया हुआ है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ पेंटिंग, अ स्कल्पचर, अ ड्राइंग इंक्लूडिंग अ डायग्राम, मैप, चार्ट और प्लान and an engraving or a photograph, whether or not any such work possesses artistic quality। यहाँ इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें इस सेक्शन के अंदर दी हुई हैं वो सब आर्टिस्टिक वर्क के अंदर आएंगी। और ये चीज़ बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है इस सेक्शन के अंदर कि मान लीजिए एक पेंटिंग है, वो पेंटिंग बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली सुंदर होगी
तभी उसको कॉपीराइट मिलेगा। मतलब कि उसमें आर्टिस्टिक क्वालिटी होना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है इस सेक्शन के अंदर। अगली चीज़ है एन आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ आर्ट। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई बिल्डिंग बनाई गई है और उसके अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक ब्यूटिफिकेशन उसमें किया गया है, कोई ऐसा उसमें एलिमेंट डाला गया है जो कि उसकी सुंदरता को बढ़ाता है, तो वो चीज़ कॉपीराइटेबल है। अगला है एनी अदर वर्क ऑफ आर्टिस्टिक क्राफ्टमैनशिप, कि कोई भी ऐसा काम जो कि आर्टिस्टिक क्राफ्टमैनशिप के अंदर आ सकता है। इसके बाद एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे पेंटिंग ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। ओरिजिनलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ओरिजिनल आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके अंदर मैंने ओरिजिनलिटी को बहुत ज़्यादा डिटेल में डील किया है। तो पेंटिंग जो है वो ओरिजिनल होनी चाहिए एंड टैंजिबल होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी आर्टिस्ट के माइंड के अंदर है वो पेंटिंग के, ठीक है मैं कल बनाऊंगा, नहीं, वो टैंजिबल वे में होनी चाहिए, मतलब हमारे सामने होनी चाहिए वो पेंटिंग। अगला है फोटोग्राफ के अंदर फोटोग्राफर के थ्रू ओरिजिनली ली होनी चाहिए वो फोटो, कोई और लिया हुआ है वो फोटोग्राफ और आप उस फोटोग्राफ ले रहे हो, तब कॉपीराइट क्रिएट नहीं होगा। ओरिजिनली फोटोग्राफर ने ही ली होनी चाहिए वो फोटोग्राफ, तभी कॉपीराइट क्रिएट होगा। और अगला है आर्किटेक्चर मस्ट हैव एन आर्टिस्टिक क्वालिटी, जो मैंने अभी आपको ऊपर भी समझाया था। अगला जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो है म्यूजिकल वर्क्स। ये सेक्शन 2P के अंदर दिया हुआ है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। म्यूजिकल वर्क्स मीन्स अ वर्क कंसिस्टिंग ऑफ म्यूजिक एंड इंक्लूड्स एनी ग्राफिकल नोटेशन ऑफ सच वर्क बट डज नॉट इंक्लूड एनी वर्क्स और एनी एक्शन इंटेंडेड टू बी sung, स्पोकन और परफॉर्म्ड विद द म्यूजिक। इसको हम ब्रेक करके पढ़ते हैं कि सबसे पहले तो जो म्यूजिकल वर्क है वो उसके अंदर क्या क्या कॉपीराइटेबल है। जो म्यूजिक है जिसको हम ग्राफिकली नोट कर सकते हैं, मतलब जिनको हम ग्राफिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, वैसे म्यूजिक को या वैसे सॉन्ग को म्यूजिकल वर्क्स के अंदर कॉपीराइट मिलेगा। पर इसके अंदर क्या चीज़ कॉपीराइटेबल नहीं है कि किस तरीके से गाया गया है या किस तरीके से परफॉर्म किया गया है या किस चीज़ को यूज़ करके गाना रिकॉर्ड किया गया है। ये सब चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ों के अंदर आ जाती हैं, वो सब चीज़ें म्यूजिकल वर्क्स के अंदर कॉपीराइटेबल नहीं है। कॉपीराइटेबल केवल क्या चीज़ है, ऐसा म्यूजिक या फिर ऐसी कोई भी साउंड जो कि ग्राफिकली हम नोट कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। जो सॉन्ग है उसके अंदर कॉपीराइट कैसे क्रिएट होता है, कॉपीराइट एक सेट ऑफ कॉपीराइट क्रिएट होता है। जो वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग होते हैं वो ऑथर के पास जाते हैं, कि जिसने जो वो गाने के वर्ड्स लिखे हुए हैं वो उस ऑथर के पास जाते हैं। जो म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग है वो कंपोजर के पास जाता है, जिसने वो सॉन्ग कंपोज किया है। तो हमारा जो 2012 का अमेंडमेंट है उससे पहले तक जो सिंगर होता था उसका कोई एज सच राइट नहीं होता था, उसको एक अपफ्रंट पेमेंट दी जाती थी या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अगर कुछ स्पेसिफिकली लिखा होता था तो ही होता था। तो 2012 के अमेंडमेंट के बाद परफॉर्मर्स राइट सेक्शन 38A के अंदर ये चीज़ ऐड की गई कि जो परफॉर्मर्स हैं, मतलब कि इस केस में जो सिंगर्स होंगे, उन लोगों को रॉयल्टी क्लेम करने का ऑप्शंस, मतलब उनके पास रॉयल्टी क्लेम करने का राइट है म्यूजिकल वर्क के अंडर, ठीक है। म्यूजिकल वर्क के अंदर ही आगे दो चीज़ें और आती हैं। पहला तो रिमिक्सेस, जो कि किसी पुराने सॉन्ग को हम डिफरेंट म्यूज़िक कॉम्पोजिशन के साथ आगे रिमिक्स करते हैं। आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, रिमिक्सेस। तो वैसे तो ऑन द फेस ऑफ इट ये चीज़ ऐसा लगता है कि हम किसी पुराने सॉन्ग को अगर नया अपना तरीके से नया बना रहे हैं तो इसमें कॉपीराइट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, तो ये एक तरीके से इशू क्रिएट करता है। तो ये जो पॉइंट है, ये केस लॉज के थ्रू या फिर लॉज के थ्रू इसको ये बोला गया है कि परमिटेड है, मतलब जो नया आप रिमिक्स बना रहे हो वो भी परमिटेड है, कॉपीराइटेबल है, ओनली इफ़ द ओरिजिनल ओनर परमिट्स। मतलब अगर ओरिजिनल ओनर की परमिशन से आप वो रिमिक्स बना रहे हो तो आपको वो कॉपीराइट मिल जाएगा। उसके बाद अगला है साउंड रिकॉर्डिंग। साउंड रिकॉर्डिंग मीन्स अ रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड्स फ्रॉम विच सच साउंड्स में बी प्रोड्यूस्ड रिगार्डलेस ऑफ द मीडियम ऑन विच सच रिकॉर्डिंग इज मेड और द मेथड बाय विच द साउंड्स आर प्रोड्यूस। ये भी म्यूजिक के अंदर ही आ जाते हैं, बस इनमें थोड़ा सा इन्होंने जैसे म्यूजिक के अंदर हम गा रहे हैं, साउंड रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे केवल ऐसे जैसे कि अगर कोई बोल के रिकॉर्ड कर रहा है कोई चीज़, तो वो चीज़ को भी हम म्यूजिकल वर्क के अंदर कॉपीराइट कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ द मीडियम जिस पे भी वो साउंड रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड की गई है, उसके रिगार्डलेस हम म्यूजिकल वर्क के अंदर इन साउंड रिकॉर्डिंग्स को भी कॉपीराइट कर सकते हैं। अगला है हमारा सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स।
इसकी भी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो हम डेफिनेशन में ना जाके मैंने शॉर्ट में नीचे लिखा हुआ है वीडियो प्लस साउंड ट्रैक। तो जो भी चीज़ के अंदर एक वीडियो हम देख सकते हैं और प्लस साउंड ट्रैक है, वो चीज़ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म के अंदर आएगी। इसमें वेरियस केस लॉज भी हैं। मैं आपको बस बता देती हूँ कि सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स के अंदर जैसे टीवी सीरियल्स हो जाते हैं या मूवीज़ होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स के अंदर आती है। अगला टॉपिक है वो है कि ओनरशिप कौन क्लेम कर सकता है। हमने जो अभी 6 सब्जेक्ट मैटर पढ़े, हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट मैटर्स के अंदर क्या क्या सब आता है, हमने उनके एग्जांपल्स पढ़े, डिटेल में पढ़ा। तो अभी सेक्शन 17 है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि कौन ओनरशिप क्लेम कर सकता है इन सब्जेक्ट मैटर्स की। तो ये मैंने बहुत टेबुलर फॉर्म में बनाया हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं लिटरेरी वर्क। अगर लिटरेरी वर्क हमारा सब्जेक्ट मैटर है तो उसके अंदर जो कॉपीराइट है वो ऑथर के पास होगा। इसके अंदर चाहे डिसर्टेशन हो, चाहे क्वेश्चन पेपर हो, या फिर आपका इंसाइक्लोपीडियाज़ हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो भी उसका ऑथर होगा उसके पास इसका कॉपीराइट जाएगा। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है, इन सब में यही सिमिलर एक्सेप्शन है। मैं एक्सेप्शन अभी से बता देती हूँ कि अगर इनमें से कोई भी वर्क किसी एम्प्लॉयमेंट के अंदर किया गया है तो उस केस के अंदर जो कॉपीराइट है वो एम्प्लॉयर के पास जाएगा, क्योंकि उस केस में एक एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी एक्ट किया जाता है या जो भी चीज़ प्रोड्यूस की जाती है उसके जो राइट्स हैं वो एम्प्लॉयर के पास ही होते हैं। तो लिटरेरी वर्क का जो कॉपीराइट है वो ऑथर के पास रहता है। अगला है ड्रामेटिक वर्क। ड्रामेटिक वर्क का जो कॉपीराइट है वो राइटर ऑफ द ड्रामेटिक वर्क के पास रहता है। जिस भी इंसान ने वो प्ले लिखा है उसके पास ड्रामेटिक वर्क का कॉपीराइट रहता है, प्लस द परफॉर्मर्स राइट ऑफ रॉयल्टी। मैंने आपको बताया सेक्शन 38A के अंदर एक परफॉर्मर्स राइट के बारे में है। उसमें बेसिकली परफॉर्मर्स जो है वो अपनी रॉयल्टी क्लेम कर सकते हैं। इसमें भी एक प्रोवाइजो है कि इफ़ नो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्री, अगर स्टार्टिंग से ही एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है कि परफॉर्मर्स को कोई रॉयल्टी नहीं मिलेगा, केवल उनका सैलरी मिलेगा, तो वो लोग अपना रॉयल्टी क्लेम नहीं कर सकते। अगला है आर्टिस्टिक वर्क। तो आर्टिस्टिक वर्क का जो कॉपीराइट है वो ओरिजिनल क्रिएटर के पास रहता है। इसमें मैंने पीछे आपको आर्टिस्टिक वर्क के एग्जांपल्स दिए थे, जैसे कि पेंटिंग हो गया या फिर फोटोग्राफ हो गया। तो मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है आगे कि इन केस ऑफ अ फोटोग्राफ, अगर वैसे तो जनरली ये होगा कि जो भी इंसान फ़ोटो खींच रहा है, मतलब जो फोटोग्राफर है, उसी के पास कॉपीराइट रहेगा। पर इसमें एक सेकंड केस भी है कि अगर कोई इंसान पैसा देकर फोटो क्लिक करवा रहा है तो उस केस के अंदर कॉपीराइट उस इंसान के पास होगा जो पैसा दे रहा है। और जो हमारा फोर्थ सब्जेक्ट मैटर है वो है म्यूजिकल वर्क। इसके अंदर जो फर्स्ट ओनर है वो कंपोजर ऑफ द म्यूजिक होगा, जिसने बेसिकली जो लिरिक्स लिखे हैं और वो होगा, और जो प्रोड्यूस कर रहा है वो होगा कंपोजर ऑफ द म्यूज़िक। और इसके अंदर एक जो मैंने आपको अभी एक्सेप्शन बताया वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंदर जो है इनमें से कोई भी काम हो रहा है तो वो एम्प्लॉयर के पास कॉपीराइट जाएगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के अंदर हो रहा है तो कंपोजर के पास जाएगा। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ कॉपीराइट। यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से इस सेक्शन का नाम ये होना चाहिए था कि बंडल ऑफ राइट्स, पर इसमें इसकी डेफिनेशन ऑफ कॉपीराइट इसका नाम है। तो जो सब्जेक्ट मैटर्स हमने सेक्शन 13 के अंदर पढ़े, उन सब्जेक्ट मैटर्स के अंदर कौन सा बंडल ऑफ राइट्स प्रोवाइडेड है वो इस सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। तो सेक्शन 14 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस एक्ट, कॉपीराइट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट टू डू और टू ऑथराइज द डूइंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क और एनी सब्सटेंशियल पार्ट देयर ऑफ। ये हम आगे अभी धीरे धीरे जब पढ़ेंगे, बहुत लंबा सेक्शन है तो मैंने इसीलिए इसको डिफरेंट स्लाइड्स में और डिफरेंट पार्ट में आगे डिवाइड किया है। तो बेसिकली ये जो लाइन हमने पढ़ी है बेसिकली ये चीज़ कह रही है कि जो ये एक्ट है, इस एक्ट के अंदर जो कॉपीराइट मिलेगा उस कॉपीराइट से एक एक्सक्लूसिव राइट मिलेगा टू डू द फॉलोइंग एक्ट्स। तो अब हम ये फॉलोइंग एक्ट्स पढ़ते हैं कि जो क्या बंडल ऑफ राइट्स है जो कि एक्सक्लूसिव राइट मिलता है कॉपीराइट होल्डर को। तो सबसे पहले है कि इन केस ऑफ अ लिटरेरी, ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क नॉट बीइंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, इन तीनों के केस में कौन सा बंडल ऑफ राइट मिलेगा वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 7 पॉइंट्स के अंदर। टू रिप्रोड्यूस द वर्क इन एनी मटेरियल फॉर्म इंक्लूडिंग द स्टोरिंग ऑफ इट इन एनी मीडियम बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये जो स्टोरिंग वाला पार्ट है ये हमारा अमेंडमेंट 2012 वाले अमेंडमेंट के अंदर ऐड हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के अंदर भी अगर आप कोई इंसान स्टोर कर रहा है किसी मटेरियल को तो वो भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के अंदर आ सकता है।
तो पहला हो गया टू रिप्रोड्यूस, अगला हो गया टू इशू कॉपीज। कॉपी किसी भी एक चीज़ को आपने रिप्रोड्यूस करने के बाद उसको आगे कॉपीज इशू की लोगों को। टू परफॉर्म द वर्क इन पब्लिक और कम्युनिकेट इट टू द पब्लिक, अगर आप वो वर्क जो किसी और का है, किसी और का कॉपीराइटेबल लिटरेरी ड्रामेटिक या म्यूजिकल वर्क है, उसे आप खुद से प्रेजेंट करते हो अपना बताकर। अगला हो गया टू मेक एनी सिनेमाटोग्राफिक फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क, उस वर्क के रिस्पेक्ट में, जैसे ड्रामेटिक कोई प्ले है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम कोई मूवी बना दें तो वो चीज़ भी अलाउड नहीं है। टू मेक एनी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क, उसकी लैंग्वेज चेंज करना भी अलाउड नहीं है अगर परमिशन नहीं है तो। टू मेक एनी अडेप्टेशन ऑफ द वर्क, अडेप्टेशन का यहाँ पे बेसिक मतलब बस ये है कि उसको किसी भी तरीके से चेंज करना, या तो कंसाइज करना या प्रिसाइज करना। ये सब चीज़ें बेसिकली एक ऑथर की परमिशन के बाद ही होती हैं, कि अगर जो मेन ऑथर है वो अलाउ कर दे कि ठीक है आप मेरे वर्क को ट्रांसलेट कर लो या फिर अडेप्ट कर लो, तो वो चीज़ आप कर सकते हो, तब आप कॉपीराइट क्लेम कर सकते हो। और to do in relation to a translation or an adaptation of the work any of the acts specified in relation to the work in subclause 1 to 6। इसके बाद अगला है इन केस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स में एक तो सबसे पहले तो यही लिखा हुआ है कि जो 7 चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं, मतलब कि लिटरेरी वर्क, म्यूजिकल वर्क एंड ड्रामेटिकल वर्क के केस के अंदर वो 7 चीज़ें कंप्यूटर प्रोग्राम के करने केस में अलाउड नहीं है। और एक और एक्स्ट्रा चीज़ है टू सेल और टू गिव ऑन हायर और ऑफर फॉर सेल और हायर any copy of the computer program regardless of whether such copy has been sold or given on hire on earlier occasions। कि कंप्यूटर प्रोग्राम के केस के अंदर इन्होंने एक चीज़ और ऐड की हुई है कि आप टू सेल और टू गिव ऑन हायर, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम्स को एक तरीके से रेंट पे देना इज़ पॉसिबल, तो वो चीज़ भी अलाउड नहीं है। अगला है इन द केस ऑफ एन आर्टिस्टिक वर्क। इसके बंडल ऑफ राइट्स पढ़ते हैं। टू रिप्रोड्यूस द वर्क इन एनी मटेरियल, रिप्रोड्यूस करना, या टू इशू कॉपीज़, जो कॉपीज़ इशू करना रिप्रोड्यूस करने के बाद, या टू इशू कॉपीज़ ऑफ द वर्क टू द पब्लिक नॉट बीइंग कॉपीज़ ऑलरेडी इन सर्कुलेशन। पहले के अंदर ये है कि कोई भी ऐसी कॉपी जो कि ऑलरेडी सर्कुलेशन में है उसको रिप्रोड्यूस करके इशू करना। सेकंड के अंदर है कोई ऐसी चीज़ जो कि ऑलरेडी सर्कुलेशन में नहीं है उसको रिप्रोड्यूस करके सर्कुलेट करना। इसके बाद टू इंक्लूड द वर्क इन एनी सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, टू मेक एनी अडेप्टेशन ऑफ द वर्क एंड टू डू इन रिलेशन टू एन अडेप्टेशन ऑफ द वर्क एनी ऑफ द एक्ट स्पेसिफाइड इन रिलेशन टू द वर्क इन सबसेक्शन 1 to 4। मतलब कि ये बंडल ऑफ राइट है आर्टिस्टिक वर्क का। इसके बाद अगला है सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स। सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स के अंदर टू मेक अ कॉपी ऑफ द फिल्म इंक्लूडिंग अ फोटोग्राफ, जैसे कि हम लोग हॉल्स में जाकर फोटो क्लिक कर लेते हैं, वो एक तरीके से इन्फ्रिंजमेंट होता है उनके कॉपीराइट का, ठीक है। तो टू मेक अ कॉपी ऑफ द फिल्म इंक्लूडिंग अ फोटोग्राफ, टू सेल और गिव ऑन हायर और ऑफर फॉर सेल और हायर और एनी कॉपी ऑफ द फिल्म रिगार्डलेस ऑफ वेदर सच कॉपी हैज़ बीन सोल्ड और गिवन ऑन हायर ऑन अर्लियर ओकेजन। इस सेक्शन को हम ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे कोई मूवी ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है और रिलीज़ होने के बाद वो इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाती है और हम सब लोग उसको डाउनलोड करके आराम से उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ ये कह रहे हैं कि भले ही वो फिल्म ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, ऑलरेडी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे डाल चुके हैं, पर लेकिन अगर उन्होंने वो प्लेटफॉर्म किसी एक स्पेसिफिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाली है तो आप वहाँ से डाउनलोड करके एक वो पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर अगर डालोगे तो वो भी इन्फ्रिंजमेंट के अंदर आएगा। और अगला है टू कम्युनिकेट द फिल्म टू द पब्लिक। इसमें हम ये एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पद्मावत मूवी तो जो थी वो रिलीज़ होने से पहले ही रिलीज़ हो गई थी उसकी पायरेटेड कॉपी, तो टू कम्युनिकेट द फिल्म टू द पब्लिक उसके अंदर वो चीज़ आ जाएगी। अभी अगला है इन द केस ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग। साउंड रिकॉर्डिंग के केस में कौन सा बंडल ऑफ राइट है? टू मेक एनी अदर साउंड रिकॉर्डिंग एम्बॉडिंग इट, उस साउंड रिकॉर्डिंग को इंक्लूड करते हुए कोई दूसरी साउंड रिकॉर्डिंग बनाना। टू सेल और गिव ऑन हायर और ऑफर फॉर सेल और हायर एनी कॉपी ऑफ द साउंड रिकॉर्डिंग रिगार्डलेस ऑफ वेदर सच कॉपी हैज़ बीन सोल्ड और गिवन ऑन हायर और अर्लियर ओकेजन। ये वही है जो हम पिछले सारे के सारे कॉपीराइट्स में पढ़ रहे हैं। एंड टू कम्युनिकेट द साउंड रिकॉर्डिंग टू द पब्लिक, ये भी हम पीछे समझ चुके हैं। अभी अगला है टर्म ऑफ कॉपीराइट। ये हमारा चौथा टॉपिक है, टर्म ऑफ कॉपीराइट। ये सेक्शन 22 to 29 में कवर्ड है कि किस टाइप के कॉपीराइट में किस टाइप का कॉपीराइट कितने टाइम के लिए मिलेगा। तो जो टर्म ऑफ द कॉपीराइट है वो डेट ऑफ पब्लिकेशन से स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी है अपने को कि अगर मैंने वर्क मान लीजिए आज बनाया पर लेकिन मैंने पब्लिश परसों किया, तो मेरा जो डेट ऑफ मेरा जो कॉपीराइट माना जाएगा वो बिगिन कब से होगा? परसों से, क्योंकि मैंने उसे पब्लिश परसों किया है। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट डिफाइंस द पब्लिकेशन एज फॉलोज। पब्लिकेशन, अब एग्जैक्टली पब्लिकेशन क्या है? फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस एक्ट पब्लिकेशन मीन्स मेकिंग अ वर्क अवेलेबल टू द पब्लिक बाय इशू ऑफ कॉपीज और बाय कम्युनिकेटिंग द वर्क टू द पब्लिक। मतलब कि अगर मैं अपने वर्क को पब्लिक डोमेन में डाल दूँ तो वो चीज़
पब्लिकेशन में आएगी। अगर मैंने अभी तक खुद से एज एन ऑथर या एज अ क्रिएटर पब्लिक डोमेन में नहीं डाला है तो वो चीज़ पब्लिकेशन के केस में नहीं आएगी। द फर्स्ट पब्लिश शुड बी इन इंडिया और द ऑथर शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर आप हमारे इंडिया के कॉपीराइट एक्ट के अंदर कॉपीराइट क्लेम करना चाहते हो तो या तो जो फर्स्ट पब्लिश है वो इंडिया में होनी चाहिए या फिर जो ऑथर है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके बाद हम टर्म ऑफ कॉपीराइट पढ़ते हैं। लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क के केस में लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, कि जब तक वो जिंदा है ऑथर तब तक के लिए और उसके बाद 60 ईयर्स मतलब उसकी डेथ के 60 ईयर्स के बाद तक। अगला है एनोनिमस वर्क। एनोनिमस वर्क बेसिकली ऐसे वर्क्स होते हैं जिसके अंदर ऑथर अपना नाम नहीं बताता है, तो उस केस के अंदर 60 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन रहता है। पर अगर ये 60 ईयर्स एक्सपायर होने से पहले एनोनिमस वर्क का जो ओनर है, जो ऑथर है, वो अपने आप को आगे सबके सामने ले आए तो फिर वो ऊपर लिटरेरी वर्क या ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल या आर्टिस्टिक के केस में आ जाता है, मतलब वो सेक्शन 22 के अंदर कवर हो जाएगा। उसके बाद है पोस्टह्यूमस वर्क। ये वाले वर्क वो होते हैं जो कि किसी की डेथ के बाद पब्लिश किए जाते हैं और इसके अंदर 60 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ पब्लिकेशन आफ्टर डेथ, मतलब डेथ के बाद जब भी पब्लिकेशन हुआ है उसके बाद से 60 ईयर्स तक इसके अंदर पोस्टह्यूमस के केस में कॉपीराइट का टर्म रहता है। अगला है फोटोग्राफ के केस के अंदर 60 ईयर्स आफ्टर डेथ। ठीक है। सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स के अंदर 60 ईयर्स फ्रॉम पब्लिकेशन। ये चीज़ जो यहाँ पे छोटा छोटा कन्फ्यूजन हो रहा है वो बस यही है कि फोटोग्राफ के केस के अंदर डेथ के बाद 60 ईयर्स है, मतलब लाइफ टाइम ऑफ द फोटोग्राफर प्लस 60 ईयर्स, और सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स के केस के अंदर 60 ईयर्स फ्रॉम पब्लिकेशन। डेथ वाली चीज़ इसके अंदर कवर्ड नहीं है, ओनली 60 ईयर्स। साउंड रिकॉर्डिंग्स के केस में भी 60 ईयर्स आफ्टर पब्लिकेशन। गवर्नमेंटल वर्क या इंटरनेशनल वर्क के केसेस में भी 60 ईयर्स आफ्टर पब्लिकेशन का रहता है। अब हम एक बारी फटाफट से अपनी टाइमलाइन रिवाइज कर लेंगे कि हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने इसमें बेसिकली 4 चीज़ें पढ़ी। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट सेक्शन 13 के अंदर, उसके बाद हु कैन क्लेम ओनरशिप सेक्शन 17 के अंदर, उसके बाद बंडल ऑफ राइट्स विद रिस्पेक्ट टू कॉपीराइट जो कि हमने सेक्शन 14 के अंदर पढ़ी, और उसके बाद टाइम पीरियड कि कितने टाइम के लिए कौन सा कॉपीराइट मिलता है जो कि सेक्शन 22 से 29 के अंदर पढ़ी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट के बारे में कि कॉपीराइट को कैसे रजिस्टर किया जा सकता है। असाइनमेंट एंड लाइसेंस ऑफ कॉपीराइट के बारे में पढ़ेंगे कि कॉपीराइट को किस तरीके से हम किसी और को असाइन कर सकते हैं या फिर लाइसेंस दे सकते हैं। इन्फ्रिंजिंग ऑफ कॉपीराइट के बारे में पढ़ेंगे एंड रेमेडीज़ फॉर इन्फ्रिंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।